तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 11th मैथमेटिक्स के फर्स्ट चैप्टर सेट्स की एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने अभी तक सेट थ्योरी चैप्टर से रिलेटेड हमारी इंट्रोडक्टरी वीडियो नहीं देखी है तो पहले आप उसे जाकर देखें। उसमें हमने इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट हैं सबको वहाँ पर बताया है। ठीक है, तब हमारे साथ यहाँ पर आकर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन का कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स जस्टिफाई योर आंसर। ठीक है, तो इसका फर्स्ट पार्ट है द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे। तो मैं आपको बता दूं, देखिए हल्का सा मैं इंट्रोडक्शन दे देता हूँ आपको सेट का। तो हमने बताया था कि सेट क्या होता है, ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड सेट। इसमें मैंने आपको बताया था कि वेल डिफाइंड वर्ड जो है वो सेट थ्योरी की सोल है। ठीक है, तो उसी वेल डिफाइंड वर्ड के बेसिस पर हम वहाँ पे सेट है या नहीं इस बात को बताएंगे। देखो फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है, फर्स्ट पार्ट में जे लेटर से स्टार्ट होने वाले मंथ्स। तो मेरे हिसाब से जो मंथ्स हैं हमको पता है कि केवल 12 ही मंथ्स हैं इंग्लिश कैलेंडर के अकॉर्डिंग, 12 ही मंथ्स हैं। अब उनमें जो जे लेटर से स्टार्ट होते हैं वो कौन कौन से हैं वो देख लीजिए। वो हैं जनवरी, जून एंड जुलाई। केवल यही 3 मंथ्स जो हैं वो जे लेटर से स्टार्ट होते हैं। तो अब इसमें क्या है कि ये जो बात हुई क्योंकि स्पेसिफिक हो गया, कि यही 3 जो वर्ड्स हैं या मंथ्स हैं इस क्वेश्चन का आंसर है। और अलग अलग पर्सन से अगर पूछा जाए तो वो सेम ही आंसर देंगे, तो कोई लड़ाई झगड़े वाली बात नहीं है। तो इसलिए ये एक सेट है, बिकॉज ये एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है, तो ये एक सेट है। सेकंड क्या है, द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। अब इसमें क्या है कि देखो इसमें अलग अलग लोगों के अलग अलग व्यूज़ हो सकते हैं। कैसे, अगर कोई मुझसे पूछता है कि मेरी अकॉर्डिंग मोस्ट टैलेंटेड राइटर कौन है, हम 10 की बात नहीं करें, हम केवल एक की बात कर लेते हैं, उसी से क्लियर हो जाएगा कि अकॉर्डिंग टू मी जो मोस्ट टैलेंटेड राइटर है इंडिया का वो कौन है। तो मान लीजिए मैंने कोई भी एक रैंडमली कोई भी एक राइटर बता दिया, जस्ट मुंशी प्रेमचंद। ओके, अब अदर पर्सन से पूछा गया कि आपके अकॉर्डिंग कौन है, तो प्रोबेबिलिटी है कि वो डिफरेंट आंसर दे। ठीक ना, बिल्कुल पॉसिबिलिटी है। हो सकता है उसके अकॉर्डिंग कोई और हो, मेरे अकॉर्डिंग कोई और हुई, हो सकता है दोनों का सेम भी हो। थर्ड पर्सन से पूछा तो उसका ही हो सकता है कि उसका भी डिफरेंट आंसर आए। ओके, तो मतलब हम कह सकते हैं कि इस क्वेश्चन में क्या है कि कन्फ्लिक्ट होने के चांसेस हैं। आपस में वो तीनों पर्सन जो है वो झगड़ा करेंगे कि मेरे अकॉर्डिंग ये है, तुम्हारे अकॉर्डिंग ये है। तो इसलिए ये सेट नहीं है, बिकॉज ये वेल डिफाइंड नहीं है। ठीक है, अब इसमें जस्टिफाई और आंसर में आप मतलब जस्ट स्टेटमेंट लिख सकते हो। ठीक है ना, कि जैसे पहले वाले में तुमने सेट ही बना के दिखा दिया और ये वेल डिफाइंड है, सो दिस इज अ सेट। बट सेकंड पार्ट में क्या है, इस तरीके से हम, क्योंकि हमें जस्टिफाई करना आंसर तो हमें रीज़न भी हल्का सा देना है, तो उसमें आप लिख सकते हो कि बिकॉज अलग अलग पर्सनस के व्यूज़ अलग अलग आएंगे, तो यही रीज़न है कि ये वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है और इसलिए सेट नहीं है। ठीक है, एक टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। अब वही बिल्कुल सेकंड पार्ट जैसा ही है। इसमें क्या है कि क्योंकि बेस्ट वर्ड आया है, ठीक है, तो अलग अलग पर्सनस के अकॉर्डिंग अलग अलग जो क्रिकेट के बैट्समैन हैं वो बेस्ट हो सकते हैं। जैसे वही एग्जांपल लेते हैं कि अकॉर्डिंग टू मी विराट कोहली, अकॉर्डिंग टू अदर पर्सन महेंद्र सिंह धोनी, अकॉर्डिंग टू अदर पर्सन शिखर धवन। तो पॉसिबिलिटी है कि अलग अलग पर्सनस के आंसर अलग अलग आएंगे। ठीक है, तो वही कन्फ्लिक्ट हो रहा है, आपस में लड़ाई झगड़ा हो रहा है, वेल डिफाइंड नहीं है, इसलिए ये सेट नहीं है। ओके, द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास। अब इसमें क्या है, देखो इस पार्ट में अगर हम बात करें कि ऑल बॉयज इन योर क्लास, 11th क्लास चल रही है तो 11th क्लास मान लिया हमने। ठीक है, तो 11th क्लास में अब ये बिल्कुल स्पेसिफाइड है कि इस क्लास में इतने स्टूडेंट्स और उनके नाम ये हैं। ठीक है, क्योंकि एंट्री होगी रजिस्टर में तो वहाँ पर लिख रहा होगा कि हाँ भी ये स्टूडेंट इस क्लास में हैं और उनके रोल नंबर ये हैं, उनके नाम ये हैं। ठीक है, तो अगर मैं क्लास 11th के स्टूडेंट से पूछूं कि आपकी क्लास में कितने बच्चे हैं, तो आंसर देगा इतने बच्चे हैं, उनके नाम क्या क्या हैं वो आंसर देगा। अगर मैं दूसरे स्टूडेंट से पूछूं तो वो भी सेम आंसर देगा, थर्ड स्टूडेंट से पूछूं तो वो भी सेम आंसर देगा, मैं क्लास टीचर से पूछूं तो वो भी सेम आंसर देगा। मतलब अलग अलग पर्सन के सेम व्यू आ रहे हैं। ओके, तो ये वेल डिफाइंड कलेक्शन हो गया, इसलिए ये सेट है।
उसके बाद कहता है कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100। ये तो और भी ईजी है। इसमें क्या है कि तो मैथमेटिशियंस ने डिफाइन कर रखा है कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं। ओके, फिर उसके बाद 100 से जो लेस नेचुरल नंबर है वो कौन से होते हैं, ठीक है ना। तो इसका हम सेट अगर हम बनाना चाहें तो हम बना सकते हैं। फिफ्थ पार्ट में हम सेट बना सकते हैं 1 2 और इस तरीके से ये जाएगा और ये 100 मतलब 99, क्योंकि लेस देन का है तो 99 तक जाएगा, ठीक है ना। लेस देन वर्ड है तो 100 नहीं होना, 100 से लेस रहना है तो 99 आंसर आ गया। तो सेट है ही, क्योंकि अगर मैं किसी भी पर्सन से पूछ लूँ तो वो यही आंसर देगा कि हाँ भाई यही है, नेचुरल नंबर भी पता है और 100 से लेस ही पता है, तो यही इसका सॉल्यूशन है। ओके, एक कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद। अब इसकी एक्सप्लेनेशन कैसे दोगे, देखो इसे ऐसे करके समझो कि जैसे हल्का सा मैं आपको इस क्वेश्चन से लगा के बताता हूँ। जैसे अगर कोई भी साइंटिस्ट कोई एक्सपेरिमेंट कर रहा है, उसको एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो जाता है, ठीक है, और उसने कोई नया इन्वेंशन कर दिया, तो उसे पेटेंट करवाना होता है। मतलब उसके नाम की उस इन्वेंशन पर मोहर लग जाएगी कि हाँ भाई ये इन्वेंशन जो है वो इस साइंटिस्ट ने किया है। ओके, अब इसके बाद सिमिलरली अगर कोई राइटर कोई भी नोवेल लिखता है या कोई भी स्टोरी लिखता है या कोई भी पोएम लिखता है, तो उसे भी अपने नाम की मोहर उस पोएम पर, नोवेल पर लगवानी होती है। तो उसी टाइप से ऑर्गेनाइजेशन होती है, जैसे पेटेंट की ऑर्गेनाइजेशन होती है वैसे ही इन लोगों की होती है। तो अगर मान लो हम उस कलेक्शन में जाएं और वहाँ से मुंशी प्रेमचंद की बुक्स को उठाएं, और मैंने कोई भी एक बुक ले ली, जस्ट मैंने एक नोवेल है मुंशी प्रेमचंद का गोदान, ठीक है, मैंने उसे उठाया और मैंने 10 जनों से पूछा कि हाँ भाई ये किसका नोवेल है, तो सभी मुंशी प्रेमचंद आंसर देंगे। या फिर मैंने क्या करा कि किसी अदर राइटर की कोई बुक उठा ली और मैंने 10 लोगों से पूछा कि किसका नोवेल है, तो मुंशी प्रेमचंद तो आंसर देंगे नहीं, दूसरा आंसर देंगे। मतलब मुंशी प्रेमचंद की जो नोवेल्स हैं वो स्पेसिफाइड है कि हाँ भाई ये नोवेल मुंशी प्रेमचंद का है, ये नोवेल किसी और का है, ठीक है। तो ये भी एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है। क्लियर होगी ये वाली बात, क्योंकि जो डाटा है, जो कलेक्शन है, मैथमेटिक्स का कलेक्शन नहीं, जो ऑर्गेनाइजेशंस का कलेक्शन है, उसके बेसिस पर हम बता सकते हैं कि हाँ ये नोवेल जो है मुंशी प्रेमचंद का है, ये नोवेल मुंशी प्रेमचंद का नहीं है, इसलिए ये वेल डिफाइंड है। द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स, बिल्कुल फिफ्थ पार्ट के जैसा ये भी। देखिए इसमें बता देता हूँ आपको, सेट बना के दिखा देता हूँ। तो इसमें क्या आ जाएगा, द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स, तो ऑल इवन इंटीजर्स। अब इसमें इंटीजर से तो पॉजिटिव भी आ सकते हैं, नेगेटिव भी आ सकते हैं, ठीक है ना, इंटीजर्स है ना। तो अब फिर इवन है, तो इवन इंटीजर्स का मतलब क्या है कि नेगेटिव पॉजिटिव सारे नंबर्स जो 2 के मल्टीपल हैं, मतलब 2 से डिविजिबल है। ओके, तो अब इसमें कैसे सोच सकते हो कि ये भी वेल डिफाइंड है। मैथमेटिशियंस ने बता रखा है कि इवन इंटीजर्स, इवन नंबर्स क्या होते हैं और इंटीजर्स क्या होते हैं, ठीक है ना। तो दोनों ही बात वेल डिफाइंड है। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी वेल डिफाइंड होगा और ये भी एक सेट होगा। इसमें अगर सेट डेवलप करना है तो हालांकि थोड़ा लेंदी सेट होगा। तो देखो इसमें हम इधर से माइनस इन्फिनिटी से चले एंड ओके, यहाँ पर कहीं पर -4 -2 एंड ज़ीरो भी आएगा, ज़ीरो के बाद 2 आएगा, 4 आएगा और फिर ये इन्फिनिटी को मूव कर जाएगा। ओके, तो ये पूरा सेट आएगा। ऑल इवन इंटीजर्स का वेल डिफाइंड है, इसलिए ये भी सेट है। द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर, ये भी इजी है कि इस चैप्टर में जो क्वेश्चन है वो बुक में लिखे हुए हैं, ठीक है। तो बिल्कुल वेल डिफाइंड है, बिल्कुल वेल डिफाइंड है कि हाँ भाई यही क्वेश्चन इस चैप्टर में है। जैसे अगर समझना है तो एग्जांपल ले लो कि अगर मान लो मैंने इस चैप्टर से रैंडमली एक क्वेश्चन उठाया और मैंने किसी स्टूडेंट से पूछा कि ये जो क्वेश्चन है उस चैप्टर में है या नहीं, तो वो यस कहेगा। अगर मैंने उससे पूछा कि ये जो क्वेश्चन है वो 5th चैप्टर में है, तो वो नो कहेगा, ठीक है। ऐसे मैंने अगर 5th चैप्टर का क्वेश्चन उठाया और उससे पूछा कि क्या ये जो क्वेश्चन है वो 1st चैप्टर में है, तो भी वो नो कहेगा। तो बिल्कुल वेल डिफाइंड हो गया कि हाँ भाई ये क्वेश्चन जो है वो इस चैप्टर में है, ये क्वेश्चन इस चैप्टर में है, तो इसलिए ये भी एक सेट है। फिर क्या, एक कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड। अब मैं आपको हल्की सी ट्रिक बता दे रहा हूँ कि देखो जहाँ पर बेस्ट मोस्ट वर्ड्स आते हैं वहाँ पर सेट नहीं होता, क्योंकि वहाँ पर अलग अलग पर्सन के अलग अलग व्यूज होते हैं। क्योंकि हम तो बेस्ट वर्ड कह रहे हैं, तो बेस्ट तो कोई कहेगा वो बेस्ट है, कोई कहेगा वो बेस्ट है, अपना अपना ओपिनियन हो सकता है। तो इसमें भी ये सेट नहीं है, बिल्कुल सेम एग्जाम्पल है, कैसा, सेकंड एंड थर्ड जैसा,
क्यों नहीं है? क्योंकि अलग अलग पर्सन्स अलग अलग एनिमल्स को मोस्ट डेंजरस मानते होंगे। जैसे कोई हो सकता है लॉयन को मानता हूँ, कोई हो सकता है डायनासोर को मानता हूँ, कोई हो सकता है टाइगर को मानता हूँ। ठीक है, दैट्स इट, यही था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है, समझ में आ रहा है, तो हमारी वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम पूरी कोशिश करेंगे आपको उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाने की। थैंक यू।